everyone, welcome to Design MPPSC. Let's begin your preparation journey with us. तो सबसे पहले तो हम माफ़ी मांगना चाहते हैं कि हमने इतना डिले कर दिया वीडियो को लाने में, इसके लिए माफ़ी। और सबसे आज हम 15 मार्क्स के मॉडल आंसर्स क्या होते हैं, क्या राइट अप्रोच होनी चाहिए वो बताते हैं। हमने आपको 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन की राइट अप्रोच है वो बता दी है। आपको आई बटन पे भी ऊपर दिख रहा होगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, ठीक है। आगे चलते हैं कि 15 मार्क्स का जो मॉडल हमें आंसर बताने हैं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले 15 मार्क्स की आंसर राइटिंग करने से पहले आपकी जो प्रायोरिटी है वो क्या होनी चाहिए। तो आपकी जो प्रायोरिटी है वो क्या है कि टाइम मैनेजमेंट और राइट अप्रोच, दो चीज़ें होनी चाहिए कि 10 मिनट में आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप जब एग्जाम में बैठोगे तो आप यही देखोगे कि कैसे मैं कंप्लीट करूँ, है ना। एक और चीज़ है कि क्या एग्जाम में कम लिखने पर आपको सही मार्क्स या राइट मार्क्स मिलेंगे, यही होता है। एक आपको क्वेश्चन बताती हूँ कि जैव विविधता का आया था। जैव विविधता किस में है, पेपर 3 के पार्ट ए में है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो उसमें आया था। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे कि जैव विविधता आया था और मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने जब जैव विविधता का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और उसका जो मैंने मॉडल आंसर लिखा वो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो जब मैंने लिखा कि जैव विविधता क्या होती है, डेफिनेशन दे दी, उसका महत्व है वो दे दी, उसके संरक्षण के उपाय है 4-5 पॉइंट बता दिए, 1.5 पेज में मैंने ये खत्म कर दिया। तो यहाँ पे एग्जामिनर ने 15 में से 10 मार्क्स दिए मुझे, ठीक है। तो 1.5 पेज में आपकी मैक्सिमम लिमिट 300 मार्क्स होती है, उसने मुझे 15 में से 10 मार्क्स दिए। तो इसका मतलब है कि आपको टू द पॉइंट रहना है। आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई आपसे आपका नाम पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? पहले उसे अपना गोत्र बताओगे, अपना सरनेम बताओगे, फिर अपना नाम बताओगे? नहीं ना। आप क्या करोगे कि कोई आपसे डायरेक्ट आपका नाम पूछ रहा है, डायरेक्ट उसे अपना नाम बताओगे। सेम एमपी में होता है कि एमपी भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको आंसर भी डायरेक्ट ही देना है। अगर वो आपसे पूछ रहे हैं कि 1857 की क्रांति के कारण लिखो, तो कारण लिखो ना, आप उन्हें घुमा क्यों रहे हो? अगर आप उन्हें घुमाओगे तो मार्क्स भी आपको घूम कर ही मिलेंगे। स्टिक टू द फैक्ट कि जो पूछा गया है वो एग्जामिनर देखना चाहता है। उसके पास टाइम नहीं है कि पहले वो आपकी चीजें देखेगा फिर ढूंढेगा कि यार जो मैंने पूछा था वो कहाँ है, ठीक है। अगर आपसे जो भी चीज पूछी जाए वही चीज कीजिए। एक होता है 15 मार्क्स में इंट्रो और कंक्लूजन देना। जैसे कि कोई मूवी स्टार्ट होती है तो मूवी में भी पहले वो लोग इंट्रो देते हैं कि एक हीरो आएगा, उसका इंट्रो, सबका इंट्रो होता है, देन वो पूरी मूवी को कंक्लूड करते हैं। सेम चीज़ आपको 15 मार्क्स में करनी है कि जब आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो तो आप इंट्रो देते हो कि मैं इस तरीके से ये लिखने वाला हूँ, एंड देन जब कंक्लूजन होता है कंक्लूड करते हो कि अब मैंने जितना भी लिखा वो सारा मैंने कंक्लूड कर दिया, ठीक है। ये आपके क्लियर हो गए डाउट? और कोई डाउट आपका? चलिए हम देखते हैं, मैं बताती जाती हूँ। एक मैंने आपको बता दिया, एक और क्वेश्चन आया था, वो था मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, पेपर 1 का पार्ट बी, ठीक है। उसमें क्या था कि मैंने गलती कर दिया। मैंने क्या गलती की कि मैंने पेपर जो 1 है पार्ट ए उसको बहुत टाइम दे दिया और उसके बाद जो पार्ट बी था उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं बचा। तो मैंने 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस थे वो मैंने 2-2 पेजेस में लिखे, 1.5 पेजेस में लिखे, क्योंकि मैं गलती बैठी थी और उसी गलती के कारण मैं यहाँ सामने खड़ी हुई हूँ। तो हुआ क्या कि मैंने केवल उसमें मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन बताया और मैपिंग कर दी। एग्जामिनर ने मुझे 10 मार्क्स दिए, मैंने कुछ लिखा ही नहीं, लेकिन जो पूछा था वो मैंने लिख दिया, ठीक है। एक और चीज़ है वो होती है स्मार्ट वर्क। आपने सुना होगा कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि जॉब भी करते हैं, सिलेक्ट भी हो जाते हैं। कैसे? वो लोग स्मार्ट वर्क करते हैं। जब आपके पास टाइम कम होता है, आप सिलेबस पे स्टिक रहते हैं और आप अपने प्रीवियस ईयर्स पे स्टिक रहते हैं, आपके जो नोट्स हैं आप उस पे स्टिक रहते हैं, आप किसी और के नोट्स नहीं देखते। जब आपके पास टाइम ज़्यादा होता है ना तो आप भटकते भी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, कि चलो मैं ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, नोट्स खराब है फिर से नोट्स बना लेता हूँ।
तो क्या होता है कि जैसे कि पेपर फर्स्ट की हम बात करते हैं, अगर आप देखोगे तो पार्ट 3 जो पेपर फर्स्ट में क्वेश्चन 3 15 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उसमें 2 टॉपिक से क्वेश्चंस हमेशा आएंगे, एक वर्ल्ड हिस्ट्री से और एक मध्य प्रदेश से, और ये दोनों के सिलेबस कम है। वर्ल्ड हिस्ट्री के तो 7 ही टॉपिक है और 15 मार्क्स में क्या आएगा, या तो कारण आएगा या परिणाम आएगा। तो स्मार्ट स्टडी में आप क्या करोगे कि आप जिसमें से मतलब ज्यादा आता है और टॉपिक कम है आप वो चूज करोगे, है ना, कि टॉपिक तो छोटा है लेकिन वो कवर करता है बहुत बड़ा पोर्शन। तो आपको प्रीवियस ईयर्स में देख के ये देखना है कि कौन सा टॉपिक ज्यादा कवर करता है और कौन सा टॉपिक कम कवर करता है। हिस्ट्री की एक और चीज है कि आपको क्या करना है, हिस्ट्री में मतलब पेपर फर्स्ट का जो पार्ट ए है उस पर कम फोकस करना है, पार्ट बी पे ज़्यादा। ज्योग्राफी में आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, हिस्ट्री में आपको मार्क्स नहीं मिलते। तो अगर आप पार्ट बी पे फोकस करेंगे, ज्योग्राफी पे फोकस करेंगे, वो आपको मैथमेटिक्स या उस हिसाब से ही मार्क्स देते हैं। एक साइंस ही है ज्योग्राफी, इसके ऊपर एक अलग डिबेट है कि ये साइंस है कि आर्ट है, वो छोड़ दीजिए। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, दिख रहा है? क्या क्वेश्चन था कि 1857 की क्रांति के असफलता के कारण बताइए और क्या है और उसका महत्व बताइए। अब यहाँ पे 15 मार्क्स में मुझे 2 टॉपिक कवर करने हैं, तो मैं क्या करूंगी, उसको पार्ट दूंगी। तो यहाँ क्या करोगे, आप जब कारण बताओगे आप हेडिंग ना देके आप पॉइंट्स में लिखोगे। क्यों? अगर मैं हेडिंग दूंगी तो मैं केवल कारण ही बता पाऊंगी सारे, और मैं इतने पॉइंट कवर भी नहीं कर पाऊंगी, ठीक है ना। और मुझे पॉइंट कवर करने हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनर को बता पाऊं। वही मैंने महत्व में भी सेम चीज की। अब एग्जामिनर अगर मुझसे केवल 1857 की क्रांति के असफलता के कारण पूछता तो यहीं पे मेरी अप्रोच डिफरेंट हो जाती और मैं क्या करती, मैं कारण बताती, ठीक है। मैं क्या करती, मैं हेडिंग लिखती, फिर वही मैं आगे बढ़ाती। तो इस तरीके से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको अपनी अप्रोच बदलनी होती है, ठीक है। हाँ, ओके, नेक्स्ट अप्रोच देखते हैं। नेक्स्ट है वर्साई की संधि। क्या वर्साई की संधि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रीजन थी? देखते हैं, चलिए। तो वर्साई की संधि, यहाँ पे मैंने क्या किया कि सिर्फ एक ही चीज पूछा है कि वर्साई की संधि, तो अब यहाँ पे मैंने अपनी अप्रोच बदल दी, मैंने हेडिंग देना शुरू कर दिया, ठीक है। हमें ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनर को बताना है, उनको पॉइंट पे आना है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं मध्य प्रदेश की नदियां। ज्योग्राफी है, नदियां पूछा है तो नदियां बताई, नदियां आपने बताई, नदियों का आपने बता दिया कि इसकी लंबाई कैसी है, चौड़ाई कैसी है, आपने उन्हें सारे फैक्ट दे दिए और आपने सारे जो फैक्ट है वो उन्हें अच्छे से बता दिए और फिर आपने मैप कर दिया, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये हमारा पूरा एनालिसिस था कि कैसे करना है, क्या करना है। जैसे कि आप है ना कोई फ्लो चार्ट बनाते हो, जैसे कि एक होता है कि आप ना हम क्या कहते हैं इस चीज को, ग्राफ बनाते हो। तो ग्राफ इजी होता है बनाना कि आपने ग्राफ बना दिया। वहीं पे जब आप कोई और चीज यूज करते हो लाइक कोई सर्कल, वो थोड़ा टफ होता है। तो अगर कुछ आपको एक्सपोनेंशियली आपको कोई ग्रोथ दिखानी है तो ग्राफ के थ्रू आप बना देंगे तो इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को टाइम कंज्यूम करना है कि कैसे आप लोग टाइम कंज्यूम कर सकते हो, कैसे आप लोग एग्जाम में कम टाइम में 10 मिनट में टू द पॉइंट रहिए, ठीक है। एक और चीज है कि आपकी जो कॉपीज हैं वो कंपैरेटिवली चेक होंगी। कंपैरेटिवली का मतलब क्या होता है कि समझिए एग्जामिनर है, उसके सामने 100 कॉपियों का बंडल है, तो क्या होगा कि जब वो पहली कॉपी चेक करेगा उसके बाद उसने 10 कॉपी चेक कर दी, 11वीं कॉपी आएगी तो वो कंपैरिजन करेगा उन कॉपीज का प्रीवियस कॉपीज से। क्या मैं इसे मार्क्स दे रहा हूँ, ये मार्क्स ये डिजर्व करता है, इसने उस बच्चे जैसा तो नहीं लिखा, क्या इसने सारे फैक्ट्स दिए, ठीक है ना। तो कॉपीज और ये जो अप्रोच है ये हम सबकी है। अगर मैं चेक करूंगी मैं भी कंपैरेटिवली करूंगी, आप करेंगे तो आप भी कंपैरेटिवली ही करेंगे। आज हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 6 मार्क्स करेंगे, फिर 3 मार्क्स करेंगे। तो अगर आपको हमारा
मतलब वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।